आपका मुकाबला कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो हरीश चौधरी से है। हरीश चौधरी वैसे नाम के बड़े नेता है जरूर। सांसदों का नाम सामने आया तो ऐसा जिक्र हुआ कि बायतू से अब की बार फिर से कैलाश चौधरी ताल ठोके। उन्होंने खाली लंबे लंबे भाषणों के अलावा कुछ काम नहीं किया। केंद्र में मंत्री थे। हनुमान बेनीवाल का गुस्सैल भी नजर आ रहा है। जो दिल का सच्चा होता है वो कभी कभी गुस्सा आता है, बिल्कुल मन के साफ है। सीटें कितनी लाएंगे आप? 70 से 80 सीटें लगभग हमारी आ सकती है, ये हमें पूरा भरोसा है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उनके निशाने पे केवल हनुमान बेनीवाल ही है। यही लोग कहते थे हम मरते दम तक हमारी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे। दिव्या मदेरणा भी चैलेंज करती रहती है आपके नेता को। देखिए वो तो खुद छेड़ते हैं उनको, अब शेर को जगाएंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी, शिकार तो करेगा ही। राजस्थान में सभी पार्टियां अपना राजनीतिक दमखम दिखा रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी या बात करें आरएलपी की, ये कोशिश कर रही है कि राजस्थान विधानसभा में 2023 में दस्तक मजबूती से दी जाए। मुद्दे भी ऐसे हैं जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते हैं। कई ऐसी हॉट सीट हैं जिन पर निगाहें सभी की है, न केवल राजस्थान की बल्कि दिल्ली से भी ऐसी निगाहें बनी हुई है कि उन पर हार जीत का गणित आलाकमान की निगाह में भी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक सीट बायतू भी है, लेकिन राजस्थान में बायतू की सीट को रोमांचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आरएलपी की है। उन्हीं के प्रत्याशी और बायतू में ताल ठोक रहे उमेदराम जी हमारे साथ हैं। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। देखिए, इलाका बड़ा राजनीतिक सरगर्मियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। बात कांग्रेस से करें तो हरीश चौधरी के लिए और एक प्रत्याशी जिसे 2018 में आपने हराया, हालांकि वो आपके सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी हैं, कैलाश चौधरी, और आपका भी जिक्र होता है क्योंकि 2018 में शायद किसी ने सोचा नहीं था कि बायतू की जनता उमेदराम जी पर इतना विश्वास जताएगी और 43,900 वोट भी आप लेकर जाएंगे। इस बार फिजा कुछ बदली हुई सी लग रही है या किन मुद्दों पर इस बार आरएलपी फोकस कर रही है कि न केवल बायतू अपितु राजस्थान में फोकस किया जाए? देखिए, जनता ने 2018 पे भी हनुमान जी बेनीवाल साहब की नई पार्टी थी और मेरे पे भी विश्वास किया और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हमें उम्मीद थी जीत की, लेकिन जीत के करीब जाके रुक गए थे और उस समय हमारी खुद की मैनेजमेंट की कमी थी और नए थे। बाकी जनता ने तो उस समय भी मन बना दिया था जीताने का। और केंद्रीय मंत्री है अभी कैलाश चौधरी, वो तीसरे नंबर पे रहे थे। और पिछले 5 साल की बात करें तो 5 सालों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जनता का विश्वास खो दिया है और जनता के बीच में रहे नहीं और झूठे वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं, थोथी घोषणाएं की और स्थानीय लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसी वजह से इस बार पूरे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आरएलपी पार्टी को जिताना है। जब भी नेताओं से बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि दूसरी पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वही पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने तो क्षेत्र के लिए सब कुछ कर दिया। खैर, इन पर बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए रहता है। उस क्षेत्र में आपका मुकाबला कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो हरीश चौधरी से है और हरीश चौधरी कद्दावर नेता भी हैं और जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर भेजे गए, यहाँ पर राजस्व मंत्री के तौर पर रहे और अब राजस्थान की जाट राजनीति में भी एक बड़े चेहरे पर, सौम्य चेहरे के तौर पर पहचान है। मुकाबला तो कड़ा होगा। देखिए, हरीश चौधरी वैसे नाम के बड़े नेता है जरूर, लेकिन पंजाब में क्या किया वो आपको सब पता है। पंजाब के अंदर सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने बिल्कुल उनको समेट के आ गए। वैसे ही यहाँ पे पहले मंत्री थे, मंत्री रहते हुए उनके अंदर इतना अहंकार था, इतना घमंड था कि अपने आप को ही वो सरकार बताते थे और बिल्कुल अहंकार के आडम में डूबे रहे। इस वजह से लोगों के अंदर उनका विश्वास खो दिया और उन्होंने हमेशा उनको द्वेषतापूर्ण भाव से लोगों का काम किया और उन्होंने खाली लिस्टें देखी कि किन बूथ पे हमको वोट मिले थे और किस पे नहीं मिले थे। जहाँ उनको वोट नहीं मिला, कम मिला, उन लोगों का बिल्कुल काम नहीं किया। वैसे जनप्रतिनिधि की ये धर्म बनता है कि चुनाव जीतने के बाद वो सबके जनप्रतिनिधि होते हैं, ना तो किसी जाति विशेष के होते हैं, ना संप्रदाय विशेष के होते हैं, ना कोई एरिया विशेष के होते हैं। सबको साथ लेने के चलने का काम होता है, लेकिन उन्होंने द्वेषतापूर्ण भाव से काम किया
और सबको आपसी अपने फायदे के लिए आपस में लड़ने का काम किया, इसलिए उन्होंने जनता के बीच में विश्वास खोया है। कैलाश चौधरी भी बैतू से चुनाव लड़ने वाले थे। जब सांसदों का नाम सामने आया तो ऐसा जिक्र हुआ कि बैतू से अब की बार फिर से कैलाश चौधरी ताल ठोकेंगे, लेकिन नाम किसी और का है। देखिए, कैलाश चौधरी पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन हमारे आरएलपी का गठबंधन होने की वजह से उन्होंने वो सीट जीती। और दूसरा नाम था, उस समय दूसरा मुद्दा चल रहा था राष्ट्रवाद का, और मोदी के नाम पे उनको वोट मिल गए, लेकिन वो भी जनता के भरोसे पे खरा नहीं उतरे। उन्होंने खाली लंबे लंबे भाषणों के अलावा कुछ काम नहीं किया। बाड़मेर की बात करें तो बड़ी परियोजनाएं थी, केंद्र में मंत्री थे, लोगों की बहुत आशाएं अपेक्षाएं थी उनके ऊपर कि हमारा कुछ बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन बाड़मेर से भाबर रेलवे प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट बढ़ाने का था, उस पर कुछ काम नहीं कर पाए। और एक कृषि केंद्रीय मंत्री रहते हुए कृषि क्षेत्र में भी किसानों को सही समय पर कृषि बीमा क्लेम भी नहीं दिला पाए, और कृषि अनुदान राशि से लेकर सभी तरीके से लोग असंतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी मजाक की बात किसानों के साथ तो ये हो गई कि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंकों ने घोटाले करके फर्जी तरीके से किसानों के पैसे हड़प लिए। इस वजह से सभी लोग असंतुष्ट हैं, और उन्होंने खाली भाषण दिए और भाषणों में ये कहा कि हम मोटा अनाज को बढ़ावा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कभी बोले अनार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, कभी बोले हम एफपीओ बनाएंगे, लेकिन धरातल पे काम जीरो हुआ। इस वजह से ही वो अभी पीछे हट गए। केंद्रीय नेतृत्व ने तो उनको बोला, चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब भी आज दिन तक उन्होंने हाँ नहीं भरी। अब हो सकता है को जबरदस्ती कोई थोप दें तो पता नहीं, लेकिन जनता में जाने से उनको डर लग रहा है। जनप्रतिनिधि को जनता से कैसा डर? हार का? देखिए, हार का डर है, इसीलिए तो नहीं जा रहे हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस होता तो बैतू से चुनाव लड़ते। सबसे पहले बैतू से उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। फिर उनको ऐसा मीडिया के माध्यम से हमें सुनने का आया, कभी बाड़मेर से लड़ रहे हैं, कभी पचपदरा से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी डर था कि जो हालत पिछली बार बीजेपी सांसद ने चुनाव लड़ा, वही हालत मेरी होने वाली है। उस डर के माध्यम से वजह से वो चुनाव नहीं लड़े। अगर जनता के ऊपर उनका भरोसा होता, कुछ काम किया होता, तो ताल ठोक के वहां चुनाव लड़ते। 2018 के बाद पानी तो बहुत बह गया है। हनुमान बेनीवाल भी इलाकों में मजबूत तो नहीं बताया जाता है। देखिए, बड़ी पार्टियों की हमेशा ये मंशा रहती है कि क्षेत्रीय बल ना पनपे, और कांग्रेस बीजेपी की तो यही है, शुरू से दोनों ऊपर से एक हैं कि या तो कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, कोई तीसरा नहीं आ पाए। इसलिए हर जगह हनुमान जी को कमजोर करने की पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन जनता हनुमान जी के साथ में है, और हनुमान जी जैसे ईमानदार, दबंग और बेदाग नेता राजस्थान की जनता को कभी नहीं मिलेगा। अभी तो तस्वीरें उलट है। आपके नेता यानी हनुमान बेनीवाल तो अब गुस्सैल भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अब जो दिल का सच्चा होता है वो कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन उनके मन में बिल्कुल मन के साफ है। मन के अंदर ऐसा कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। अब ज़्यादा भीड़ होती है, अकेले आदमी है और दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वो एक क्षण भर का गुस्सा रहता है, उसके बाद में वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव लड़ा, 2018 की बात कर रहा हूँ, औसत वोट आपके 16,000 आए थे और करीब 8,32,000 वोट आप लेकर गए। उस समय सदस्य संख्या भी इनके इतनी थी आपकी। इस बार सदस्य संख्या बढ़ चुकी है। विधानसभा में आपकी दस्तक के साथ 3 सीटें आई थी, और हनुमान बेनीवाल चूंकि सांसद बन गए थे, ऐसे माने तो 4 उन्होंने सीटें एक तरीके से ली। हालांकि उनके भाई को उन्होंने लड़ाया। इस बार क्या लगता है 2023 में? इस बार हनुमान जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आरएलपी पार्टी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। सीटें कितनी लाएंगे आप? और सीधी बताइए, दर्शक यही जानना चाह रहे हैं कि भाई आरएलपी अगर चुनाव लड़ रही है, आरएलपी की बात कर रही है, आरएलपी और एएसपी का जो गठबंधन है, उससे निश्चित तौर पर लग रहा है कि हम दोनों, बीजेपी और कांग्रेस जो अलग अलग सीटें सेपरेट लाएगी, उनसे हमारी सीटें ज्यादा आएगी। 70 से 80 सीटें लगभग हमारी आ सकती है, ये हमें पूरा भरोसा है। दावा कुछ बड़ा नहीं है, 3 से सीधा 70। देखिए, अब 30 तो मान सकते हैं कि... अब देखो, ऐसे तो सारी पार्टियां दावा करती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन हकीकत ऐसी है। और जो भी फाइट होंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और अच्छे वोट आएंगे। और ये निश्चित है कि जहां आरएलपी और एएसपी की गठबंधन से जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक राष्ट्रीय पार्टी को तीसरे नंबर पर जरूर धकेलेंगे। बैतू जीत जाएंगे?
बिल्कुल 100% भाई तो जीतेंगे। क्या आजाद समाज पार्टी के भरोसे? नहीं नहीं, आजाद पार्टी का भरोसा तो है ही है, पर हमने जो पिछले 5 साल जनता के बीच में रहे, उनके दुख सुख में काम आए, और जो हमसे हुआ वो काम किया। और चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, जहाँ हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमने अच्छे काम भी किए। 50 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाए, और ये स्मार्ट क्लासरूम बनाने का ये तो एक अलग विजन था आपका। देखा भी जब मैं बैतूल के दौरे पर रहा उस पूरे क्षेत्र में, तो कहा कि भाई एक विधायक प्रत्याशी जो हार गए वो वापस उस क्षेत्र के लिए काम करे, जीत के लिए किया या सच में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल? देखिए, मैंने जनता की सेवा के लिए ये काम किया, और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद सेवा ही था, राजनीति में आने का मकसद सेवा ही था। बाकी ना तो मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनने का ऐसा कोई शौक है, और ना ही कोई मेरे पैसे का लालच है। भगवान की मेहरबानी से मैं तो साधारण किसान परिवार से आता हूँ। थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी हो जाता है, पुलिस की नौकरी अच्छी थी या फिर राजनीति? देखिए, हमेशा मेरे मन के अंदर कुछ नया करने का जुनून है। अब शुरू से बात करें तो 10वीं के अंदर मैं 3rd डिवीजन बाई ग्रेस पास हुआ था। उसके बाद में 12वीं के अंदर 2nd डिवीजन 95 के अंदर। 95 में दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गई, लेकिन वहाँ इच्छा थी कि वहाँ नौकरी में रहते रहते बड़ा अफसर बनना है, पर अफसर तो नहीं बन पाया। कुछ ट्राई भी की, लेकिन नौकरी के अंदर ज़्यादा दिन मन नहीं लगा, तो अपना व्यवसाय शुरू किया, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट से काम शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे उसका एक्सपोर्ट का काम किया। एक्सपोर्ट के बाद 2010 में गांव वालों ने, मैं जर्मनी में था तब, बुला के गांव में सरपंच बना दिया। और उसके बाद में 2018 आते आते ऐसे हालात बने कि लोगों की इच्छा थी कि उनको लोगों को लगा कि इस आदमी में दम है, कुछ इनको लाना चाहिए राजनीति में। तब लोग मेरे को राजनीति के अंदर ले आए और चुनाव लड़ा और अच्छा रहा। और उसके बाद में जब भी लोगों के मैं बीच में गया, तब लोगों ने मेरा मान सम्मान इतना किया, वो जीते हुए प्रतिनिधि से भी ज़्यादा मेरा मन रखा। तभी मैं 5 साल आराम से निकल गए, और आगे मेरी इच्छा भी हुई कि आगे जनता की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। एक सवाल जो हम चूंकि पीछे छोड़ आए, आजाद समाज पार्टी, ये जब गठबंधन की बात सामने आएगी तो राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा थी, क्योंकि लगा कि कोई बेमेल सा गठबंधन है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में जब रैली का आपका समापन हुआ तो मंच पर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर दोनों ही नजर आए। क्या लगता है ये जो गठबंधन है, चूंकि हमेशा कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जाटों की राजनीति करते हैं, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं, लेकिन अब उन्होंने आजाद समाज पार्टी के जरिए उस वर्ग को भी अपनी ओर करने की कोशिश की है जो परंपरागत रूप से बड़ी पार्टियों का एक तरीके से वोटर रहा है। देखिए, बड़ी पार्टियों का हमेशा यही होता है कि छोटी पार्टियां ना पनपे, और जातिवाद का बेवजह आरोप लगा रहे हैं। अब पिछली चुनाव की बात करें तो 2 तो शेड्यूल कास्ट के, SC ST के हमारे विधायक बने, और आप तो एक सामान्य थे। और जो 57 सीटें दी थी उसमें भी सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व दिया, और उसी समय उनकी आशाओं पे, उनके सवालों पे फुल विराम चलने लग गया था। लेकिन अब राजनीतिक दलों के, बड़े दलों के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए ये मुद्दे बना दिया कि ये जाटों की पार्टी है, वैसी पार्टी है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी हमेशा 36 कौम के सभी लोगों के काम करते हैं, और जो भी शोषित, दलित, पिछड़ा उनके पास मदद के लिए जाता है तो उनको जाति पूछ के काम नहीं करते हैं। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन का कुछ? देखिए, आजाद पार्टी वो की जुझारू नेता हैं, तकड़े, वो भी मुश्किलों से गुजरे हुए हैं, और हनुमान जी बेनीवाल की तरह वो दबंग नेता है, और उनकी पूरे समाज के अंदर पैठ है, उनके साथ में यूथ है। SC ST मेघवाल वे डाइवर्ट होंगे, कुछ आएंगे आप? बिल्कुल 100% उनके साथ में भीम आर्मी है, और आजाद समाज, उन्होंने बहुजन समाज के अगेंस्ट में आजाद समाज इसीलिए नाम रखा कि हम पिछड़े हुओं को अपना पिछड़ा न बताएं, अपने को मजबूत बताएं, और मजबूत बन के वर्तमान परिस्थितियों से अगर संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। और 36 कौम के सभी पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए वो आए हैं, तो निश्चित तौर पर हजारों युवा, लाखों युवा उनके साथ में है, और इसका पूरा फायदा भी मिलेगा, और ये गठजोड़ लंबा चलेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इस बार जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तब पूरे राजस्थान के बड़े नेता, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के होश उठ जाएंगे, वो वाले रिजल्ट आएंगे। किस तरीके से आप मानते हैं कि RLP इस बार कुछ अलग तरीके का प्रदर्शन करेगी जो चौंकाएगा? देखिए, RLP पार्टी ने विपक्ष की मेन भूमिका, राजस्थान के अंदर हमारे 3 विधायक थे
जब भी कोई मुद्दे थे उनके ऊपर अगर विपक्ष की भूमिका निभाई है तो आरएलपी पार्टी ने निभाई है। जैसे बजरी का मामला हो, चाहे खान माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन हो, घोटालों की बात हो, चाहे कहीं भी शोषित दलित पिछड़ित के साथ में अन्याय हुआ हो, तब सबसे पहले आवाज उठाई है विधानसभा के अंदर तो आरएलपी के विधायकों ने उठाई है। किसानों के मुद्दों को लेकर तो आप दिल्ली से अलग हो गए। देखिए हनुमान जी संसद दिल्ली के अंदर अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा संसद के अंदर मुद्दे उठाने वाले हैं तो हनुमान जी हैं, और सबसे ज़्यादा काम करवाया है तो हनुमान जी ने करवाया है, इसलिए उनके विचार मिले नहीं। जब किसानों के हित की बात आई, वो किसान विरोधी 3 कानून थे, तभी उनको हनुमान जी को लगा कि ये किसानों के हित में नहीं है, तब विरोध किया और उस मुद्दे पर वहाँ से भी अलग हो गए। उसके बाद में जब सेना भर्ती का सबसे बड़ा मामला आया कि टीओडी के ऊपर 25% भी रखेंगे और 75% को वापस भेजेंगे, तो वो भी जवानों के हित में नहीं था। 2 लाख की रैली जोधपुर में करके पूरे देश में ये संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम का नेता है, सभी वर्गों का नेता है। नुकसान नहीं है। देखिए अपने लोगों के फायदे के लिए अपना नफा नुकसान नहीं देखते हैं। वो शुरू से ही अगर उनको अपना नफा नुकसान देखते, फायदा देखते, तो कब के वो मंत्री बन जाते। किसी भी पार्टी में जाके उनके पास कई बार ऑफर आए, इधर कांग्रेस सरकार की तरफ से भी ऑफर आए थे जब वो एमएलए जीत के आए थे 3, उसके बाद में वहां गए दिल्ली में, तो दिल्ली में भी मंत्री पद की ऑफर आए, लेकिन उन्होंने अपनी लालसा नहीं की। उन्होंने हमेशा किसानों की सोची, बेरोजगारों की सोची, शोषित और पिछड़ितों को ध्यान में रखते हुए और नए राजस्थान के निर्माण का जो उनके मन में विजन है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखिए चुनाव में संसाधन तो चाहिए, बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आप थोड़े हैं तो कमजोर। देखिए पैसे के मामले में है, लेकिन सभी लोगों का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां होती है बड़ी पार्टियों की, तब आप देखते होगे बड़े टेंट लगते हैं, बड़ी पंडालें लगती है, कुर्सियां लगती है, लेकिन हनुमान जी की रैली में, आरएलपी की रैली में लोग अपने अपने साधनों से आते हैं, अपने अपने पैसे से आते हैं, और नीचे दरी के ऊपर बड़ी सभाएं होती है और उन नेताओं की, उन पार्टियों से कई गुना ज्यादा भीड़ भी आती है। तो ये जनता का प्यार है उनके प्रति और जनता का भरोसा है कि यही आदमी राजस्थान, नए राजस्थान का निर्माण कर सकता है, किसानों को कर्ज मुक्त कर सकता है। एक नया जेसीबी मॉडल भी आ गया है, बड़ी पुष्प वर्षा हुई आपकी यात्राओं में। एक थोड़ा सा, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं का विषय ये भी हुआ, उमेदराम जी आप आरएलपी से जुड़े हुए हैं और जब आरएलपी की शुरुआत हुई तब से आपने मजबूती से हाथ उनका थामे रखा, लेकिन हाल ही में आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी सरकारी कार्यों की राशि जब खींवसर के लिए और खासतौर पर हनुमान बेनीवाल के प्रभाव क्षेत्रों के लिए आवंटित हुई, तो ये लगा कि कहीं ये कांग्रेस सरकार के प्रभाव में तो नहीं है। ये आरोप भी राजनीतिक तौर पर लग रहे हैं। देखिए विरोधी आरोप लगाते रहते हैं, उनका आरोप लगाने का काम है, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा कि इस बंदे के अंदर दम है, और काम करवाने का जज्बा जिसके अंदर होता है, वो तरीका होता है, वो अपने हिसाब से करवाते हैं। और वो डर से कि कहीं हमने पक्षपातपूर्ण किया, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी, और जनता के अंदर ये दिखाने का कोशिश किया कि हम किसी के साथ भेद नहीं कर रहे हैं और ये हमारे खिलाफ हमेशा बोलते हैं। इस वजह से, उस डर से वहाँ ज़्यादा काम भी किए। और हनुमान जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा और मैं जनता के लिए हमेशा जिस प्रकार पिछले 15-20 साल से संघर्ष करता हूँ, उनका एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान की सत्ता के ऊपर किसानों का कब्जा कैसे हो और किसानों परिवार से उठा हुआ किसान हितैषी ऊपर की कुर्सी के ऊपर कैसे बैठे, ताकि किसान कर्ज मुक्त हो, भय और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, राजस्थान के अंदर सुशासन आए और एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन का जो जिम्मा उठाया है उसके अंदर वो सफल हो सकें। ये तमाम चीजें तो अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उनके निशाने पे केवल हनुमान बेनीवाल ही हैं। वो कहते हैं कि पूरे नागौर और जाट बेल्ट में चाहे ड्रग्स की बात हो, अपराध की बात हो या कोई भी ऐसे मामले हो, नाम इन्हीं लोगों का आता है। देखिए हनुमान जी हमेशा साफ सुथरी राजनीति करते हैं और उनका कोई धंधा नहीं है, और उनको हो सकता है कि ईडी सीबीआई के डर से आई हो, किसी कोई पॉलिटिकल दबाव हो। यही लोग कहते थे हम मरते दम तक हमारी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे। वो लोग रातों रात पता नहीं या तो भय से आते हैं या किसी लालच से आए, तो वो उनका मैटर है, पर उनके आने से जाने से उनकी हनुमान जी की सेवा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन हनुमान जी के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। दिव्या मदेरणा भी चैलेंज करती रहती है आपके नेता को। देखिए दिव्या और आपके नेता भी, देखिए
वो तो खुद छेड़ते हैं उनको। अब शेर को जगाएंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी, शिकार तो करेगा ही। अब उन्होंने खुद बोला शुरुआत में, विवाद कहाँ से शुरू हुआ, अब उनको बोला कि बोतल है उनकी, उनको भाखरी वाले कुएं में ले जाके डाल दो, तो उनका प्रत्युत्तर मिल गया कि बोतल कोई ऐरी गहरी चीज थोड़ी है जो आप उठा के वहां पटक दोगे जी। तो वो तो स्वाभाविक था, उन्होंने छेड़ा। वैसे हरीश जी भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये विवाद करते हैं, ये कहते हैं, भाषणों में भी कहते हैं, लेकिन विवाद की शुरुआत कौन करता है? जब हनुमान जी शुरुआत वहाँ पे लोकसभा चुनाव के बाद में बाड़मेर दौरे पे आए तो उन्होंने खुद हनुमान जी के काफिले पर पत्थर फेंकवाए। कैलाश जी और दोनों एक गाड़ी में थे। वो तो हनुमान जी ने सूझबूझ के काम लिया, नहीं तो वहाँ लोगों को मरवा देते। विवाद फैलाने का काम खुद करते हैं और उसके बाद में सफाई देने का काम करते हैं। अब बयान की बात करें तो राजनीति के अंदर बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करवाना, किसी को मरवाना, पत्थर फेंकवाना, ये कहाँ तक संभव है, तो कहाँ तक सही है? क्या उम्मीद है राम जी, क्या लगता है बायतू से इस बार किसान का ये बेटा विधानसभा में पहुंचेगा? देखिए, बायतू के जनता की ये सब जनता ने ठान लिया है, उनके मन में, उनके दिलों में हमने जगह बनाई है। निश्चित तौर पर बायतू की जनता, हमें 100% विश्वास है कि वो एक्सेप्ट करेगी। मुझे जनता के ऊपर भरोसा है, जनता का मेरे ऊपर भरोसा है। ये भरोसा कायम रहेगा और विश्वास के साथ कभी धोखा नहीं होगा। मुझे राम जी, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस कार्यक्रम में आज के मेहमान थे उमेदाराम जी। हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात की और साथ ही जाना आरएलपी किन किन मुद्दों को लेकर राजस्थान में चुनाव पर जा रही है। निशाने पर बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके आरएलपी ही है। आरएलपी में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से दोनों ही पार्टियां इस पर अपने तिरछी नजर रखे हुए हैं? कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा। और हाँ, एक मैसेज आपके लिए मैं हमेशा छोड़कर जाता हूं कि 25 नवंबर मतदान का दिवस है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, उत्सव का दिन है, तो बढ़ चढ़कर मतदान कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे खास मेहमान, खास मुद्दे और हाँ, राजस्थान की राजनीति की हर खबर से हम बाखबर आपको करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।